हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 8 जो कि 13 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। और इतिहास का हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट जो कि है व्यापार से साम्राज्य तक। पिछली कई वर्कशीट में हमने इसी चैप्टर को पढ़ा है, तो इसको इस वर्कशीट में हम कंटिन्यू करेंगे। और जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है सर्वोच्चता का दावा तथा विलय की नीति। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि सर्वोच्चता की नीति क्या थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। तो पहले हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ जुगाड़ करके कुछ कब्ज़े अपनी जमा रही थी हमारे देश में। फिर इसने कुछ राज्यों से डायरेक्ट युद्ध भी लड़ा और उसके थ्रू उसने जैसे मराठा साम्राज्य को अपना लिया, मैसूर साम्राज्य पर अपना शासन चला लिया। तो ऐसे ही आगे इन्होंने क्या किया कि इस आक्रामक नीति पर ये चल ही रही थी। और अब इसके बाद इन्होंने एक नई नीति की शुरुआत करी और ये नीति की शुरुआत की गई थी गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, और ये नीति थी सर्वोच्चता की नीति। ये याद रखना कि सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी लॉर्ड हेस्टिंग ने। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। यानी इस नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मानना था कि वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, सुपीरियर है, उससे ऊपर कोई नहीं है, और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी अपने आप को ऊपर मानती थी। ठीक है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। उसे लगता था कि अगर उसके हित साधे जाते हैं तो वो भारतीय रियासत पर कब्जा करेगी। यानी अगर कब्जे से ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों का फ़ायदा होता है तो वो ज़रूर इस पर कब्जा करेगी या कब्जा करने की धमकी भी देगी। उसे वो अपने अधिकार क्षेत्र में मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेज़ों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ, क्योंकि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे क्षेत्रों पर अधिकार करती जाएगी तो हमारे लोग जो थे यहाँ के, या जो शासक थे किसी भी क्षेत्र के, तो वो ज़रूर इसका विरोध करेंगे। अब यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है कि जब अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में एक राज्य है कित्तूर, जो अब फिलहाल कर्नाटक राज्य में है, और ये एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो कित्तूर की एक रानी थी, रानी चेन्नम्मा। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था उन्होंने, तो इसलिए उन्हें 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। यानी ये रानी काफ़ी बहादुर थी। जैसे हमने पढ़ा झांसी की रानी के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में, सेम ऐसे जो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा है वो भी बहुत ज़्यादा बहादुर थी और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ आंदोलन किया। अब रानी चेन्नम्मा के बाद संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। यानी पहले तो चेन्नम्मा इस विरोध को लीड कर रही थी, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद वहीं के कित्तूर का एक छोटा सा जगह है संगोली, वहाँ के एक चौकीदार थे जिनका नाम है रायन्ना। इन्होंने इस विरोध को कंटिन्यू रखा चेन्नम्मा के बाद। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। अब रायन्ना को काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा था उन लोगों के द्वारा जो कि इन जगहों पर रहते थे। तो उनके समर्थन और सहायता के द्वारा इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश शिविरों को और उनके दस्तावेजों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ भी कहाँ हार मानने वाले थे, तो आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। यानी लगभग 1 साल इन्होंने आंदोलन चलाया, पर 1 साल बाद इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं। तो हम देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्ज़ा जमाया और इस कब्ज़ा जमाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। और हमारे यहाँ के जितने लोग थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने सभी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया, युद्ध किया। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई।
अब इसके बाद देखो 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। अगर आप मैप देखेंगे तो नीचे है इंडिया, इंडिया के ऊपर है चाइना और चाइना के ऊपर है रूस, और रूस और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा हम कहें गैप नहीं है। उस वक्त रूस भी अपने क्षेत्र को विस्तार कर रहा था, तो वो काफ़ी आगे तक आ गया था। यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उस पर उसने कब्ज़ा जमा लिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि कहीं ये रूस इंडिया में आक्रमण ना कर दे, और क्योंकि रूस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस समय, तो अंग्रेज़ों को डर था कि अगर रूस ने आक्रमण किया तो कहीं इंडिया जो फ़िलहाल अंग्रेज़ों के हाथ में था वो उनसे निकल कर रूस के हाथों में ना चला जाए। तो कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले, तो इससे वो डरे हुए थे। इसी डर के चलते अंग्रेज़ अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो पहले देखो उन्होंने क्या किया, जैसे ये इंडिया है तो इंडिया के पहले यहाँ बंगाल वाले क्षेत्र पे कब्जा किया, फिर हमने देखा मराठा, मैसूर, कर्नाटक वगैरह यहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। तो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में यानी कि दक्षिण और पूर्व में तो अपना कब्जा जमा चुके थे, पर ये पश्चिमी हिस्से पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर जब इन्होंने देखा कि रूस पश्चिमी हिस्से पे आक्रमण कर सकता है और इंडिया पे अपना कब्जा कर सकता है, तब अंग्रेज़ों ने पश्चिम पर भी अपना ध्यान देना शुरू किया और पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, उन्होंने 1842 में अफ़गानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित किया। ठीक है, यानी कि जो भारत का ये हिस्सा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भारत जहाँ पे ख़त्म होता है, भारत के बाद अफ़गानिस्तान था, अफ़गानिस्तान के पहले यहाँ पे कहीं सिंध था और यहाँ पे पंजाब था। तो इन्होंने अफ़गानिस्तान पे भी कब्ज़ा किया, सिंध पे भी कब्ज़ा किया और पंजाब पे भी कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक नीति देखेंगे, विलय की नीति। अधिकरण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। यानी कि अब जो भी क्षेत्र बचे हुए थे उस पर उसको भी अंग्रेज़ अपने कब्ज़े में मिलाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने जो नीति अपनाई उसका नाम दिया गया विलय की नीति, और ये नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, जो भारत के गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 के बीच में। अब लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, मतलब अगर जैसे मान लो झांसी की हम बात करते हैं, तो झांसी के अगर महाराजा की मृत्यु हो जाती है और उनका कोई बेटा नहीं है, बेटी है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बेटा होना चाहिए, और अगर बेटा नहीं है तो उसकी रियासत को अंग्रेज़ अपने कब्ज़े में ले लेंगे, यानी वो हड़प लेंगे, यानी कि कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा वो क्षेत्र। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे कि सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई, क्योंकि इन राज्यों में जो महाराज थे उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उनका कोई पुरुष अधिकारी उस क्लेम करने वाला बचा नहीं, मतलब कोई वारिस नहीं बचा जो क्लेम कर सकता था कि अब महाराज मैं बनूंगा। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो पहले तो उन्होंने सतारा को लिया 1848 में, फिर सबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में। और इन सब में एक सिद्धांत अपनाया कि क्योंकि यहाँ पे कोई वारिस नहीं है तो इन क्षेत्रों को हम अपने कब्ज़े में ले रहे हैं। लेकिन 1856 में अवध को भी अपने कब्ज़े में अंग्रेज़ों ने ले लिया, पर यहाँ पे रीज़न कुछ और था। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्ज़ा करने को मजबूर हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अवध पर हम कब्ज़ा करना नहीं चाहते हैं, पर क्योंकि ये जो नवाब हैं अवध के, वो वहाँ पे अच्छा शासन नहीं चला रहे हैं, लोग उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन लोगों को स्वतंत्र कराएं ऐसे बेकार शासक से। पर ऐसा सच नहीं था, कि जो अंग्रेज़ों ने क्लेम किया वो पूरी तरह से झूठ था। तो अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो देखो 1856 में अवध को अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में लिया और 1857 में ही
हमारा जो पहला हम कहेंगे महान स्वतंत्रता संग्राम वो शुरू हुआ और अवध के लोगों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब इसके बेसिस पे देखो हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर हमें करने हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्चता की नीति क्या थी और सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? तो चलिए देखते हैं जो सर्वोच्चता की नीति है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। और इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। ठीक है, तो ये तो है कि सर्वोच्चता की नीति क्या थी। और इसका दूसरा पार्ट था कि किसने शुरुआत की थी इसकी, तो हम लिखेंगे कि इसकी शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। अब हम देते हैं दूसरा प्रश्न जो कि है, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? तो विलय की नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। यानी कि जहाँ पे भी वारिस नहीं है उन क्षेत्रों को अंग्रेज़ अपने अधिकार के अंदर ले लेंगे, यानी उस पर अपना कब्जा जमा लेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट है कि यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? ये अनैतिक इसलिए था क्योंकि ये नीति सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि अंग्रेज़ भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्ज़ा जमा सकें और वहाँ के जो शासक थे उनको उस क्षेत्र से निकाल सकें। अब तीसरा यहाँ पे प्रश्न आता है कि सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और इसका परिणाम क्या हुआ? तो हमने देखा कि सर्वोच्चता की नीति के तहत अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में कित्तूर जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद रानी चेन्नम्मा के बाद संगौली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। उन्हें काफ़ी ज़्यादा समर्थन और सहायता भी मिली, जिसकी वजह से वो ब्रिटिश शिविर को और दस्तावेजों को नष्ट कर पाए। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। ठीक है, तो ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने कित्तूर पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करी और फाइनली हुआ क्या कि वहाँ पे रायन्ना की मृत्यु हो गई, रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई और फाइनली ये जो क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? तो हमने इसका आंसर कहाँ पढ़ा था? ऊपर ही पढ़ा कि कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले, इससे अंग्रेज़ डरे हुए थे। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? तो डेफिनेटली अगर हम कित्तूर के एक नागरिक होते तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो आक्रमण था कित्तूर पे उसका विरोध करते और उसके विरोध में हम संघर्ष चलाते। हमारी जो रानी थी रानी चेन्नम्मा और उसके बाद रायन्ना, उनका हम समर्थन करते और अंग्रेज़ों के खिलाफ डटकर उनका सामना करते। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।